Hi everyone and welcome to the Captain. सो यार द इंटरव्यू प्रॉपर कंप्लीट बात करूंगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर पूरे चैप्टर की समरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। यार देखो, अगर आपका एग्जाम कुछ 1 या 2 दिन के अंदर अंदर है तो स्क्रीन के ऊपर मैं 5 से 6 क्वेश्चंस कराऊंगा, वो ज़रूर करके चले जाना। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक लिंक डलवा रहा हूँ जिसके अंदर मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। मतलब पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। हर साल 80 में से 80 निकालते हो भाई, इस साल % निकालेंगे। और बाकी यार देखो, आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन जो मैं करवा रहा हूँ, ये एक्सेल लिंक जो आप देख सकते हो, मैं आप लोगों का अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूरा करा चुका हूँ। आज की डेट में अगर मैं 6 तारीख की बात करता हूँ, मैं 6 फरवरी को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज की डेट में जो है सॉरी 7 फरवरी को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यार। ठीक है, आज की डेट में रिपोर्ट राइटिंग भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, नोटिस राइटिंग, लेटर टू एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, सब चीज़ मैं बिल्कुल कायदे से कंप्लीट करा चुका हूँ। उसी के साथ हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उस चैप्टर की समरी में आपको डाल रहा हूं। ये एक्सेल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर लीजिएगा। बाकी एंड में आते आते मेरे भाई वन शॉट आपकी प्रॉपर कंप्लीट रिवीजन जो है मैं कराऊंगा। 16 फरवरी तक पूरा कोर्स आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा और निकालेंगे फिर से 80 में से 80। बाकी यार टेलीग्राम ग्रुप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलो यार, मैं सबसे पहले आप लोगों को जो है चैप्टर की प्रॉपर पूरी थीम बताता हूँ, क्योंकि हमारे जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनको करने में हमें बड़ा फिर हेल्प मिल जाती है। जो कि हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन होता है, 30 नंबर का क्वेश्चन जो होता है हमारा 13 नंबर पे जो आता है, वो सब हमारे जो है पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे थीम हमें बहुत हेल्प करती है। तो एक्चुअली पूरा जो ये चैप्टर है वो क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं ज़रा। यार देखो, इसका जो मेन आइडिया फिर मेन थीम जो है द इंटरव्यू की, वो है कि हाउ इंटरव्यूज अफेक्ट पीपल एंड द वर्ल्ड। कि भाई ये जो इंटरव्यूज है वो कैसे लोगों को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो, अगर आप इन दोनों देखोगे, या अगर आप इन दोनों देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो, राइट? आप अपने फेवरेट एक्टर का या जिसका भी जिसको आप बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हो, उसका जब आप पर्सनल इंटरव्यू देखते हो तो आप ये देखते हो कि यार, जो मैंने इसके बारे में अभी तक सुना है या अभी तक जो जितना मैंने इसको स्क्रीन्स पे देखा है, जब इससे पर्सनली बात करी तो हाँ, इसका थोड़ा सा मुझे अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिला है। ये बंदा वाकई बहुत जेन्युइन है। या कुछ इंटरव्यूज ऐसे हो जाते हैं लोगों की लाइफ के अंदर जो कि मतलब हमेशा ही याद रह जाते हैं। जैसे कि हार्दिक पांड्या का कॉफी विद करण वाला एक इंसिडेंस याद है आप लोगों को? बड़ी कंट्रोवर्सी उसके बाद हुई थी, मतलब बड़ा बैकलैश जो है हार्दिक पांड्या को देखने को मिला था। तो एक्चुअल में ये चैप्टर आपको बता रहा है कि इंटरव्यूज जो हैं वो आपको बहुत पर्सनल टच तो देते ही हैं, लोगों के बारे में आपको जानने को मिलता है, बट कुछ लोगों जो है वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत भी करते हैं इंटरव्यू से। वो जल्दी इंटरव्यूज देने का नहीं देते हैं, खासकर जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो नहीं देते हैं। तो यस, यही बात ये लाइन कह रही है। इट टॉक्स अबाउट हाउ इंटरव्यूज कैन चेंज हाउ वी सी थिंग्स। ठीक है, इंटरव्यूज जो है वो एक्चुअल में चीज़ों को देखने का नज़रिया हमारा जो है वो बदल देते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लो आपसे बिग बॉस की बात करता हूँ, राइट? बिग बॉस ऐसे आप सारा दिन बिग बॉस अगर देख रहे हो, या फिर 1 घंटे का जो भी बिग बॉस आप देखते हो, जो भी आपका एक्टर आप स्क्रीन पे देखते हो, ठीक है, वो उसके अंदर जितना अलग तरीके से वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, हमारा एक परसेप्शन बन जाता है वैसा, राइट? बट बिग बॉस में जब हम उनकी रियलिटी देखते हैं तो वो बड़ा ही एक अलग सा माइंडसेट हमारा बनता है कि यार ये बंदा ऐसा भी है। तो वही वाली बात है कि इंटरव्यूज, क्योंकि जो इंटरव्यू लेता है वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है। वो इस तरीके से क्वेश्चंस पुट करता है कि भाई सामने वाले की रियलिटी सामने आ सके। तो एक्चुअल में जो हम चीजें देखते हैं उसको देखने का नजरिया हमारा इंटरव्यूज के थ्रू जो है बदल जाता है। और इन दिनों तो पॉडकास्ट वाला जमाना आ चुका है ना? पॉडकास्ट के अंदर हम चीजों को देखते हैं कि भाई क्या, और बड़ा परसेप्शन चेंज होता है, राइट? इट शोज दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज ऑन इंटरव्यूज। ये चैप्टर और हमें बताता है कि भाई हर लोगों का अपना अपना अलग अलग मानना है। कोई इंटरव्यूज को बहुत अच्छा कहता है, कोई इंटरव्यूज देता ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा इसको कहता है कि भाई ये तो पाप है अगर तुम इंटरव्यू ले रहे हो। जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है, दोनों ही पापी है। ठीक है, द चैप्टर ऑल्सो लुक्स एट हाउ इंटरव्यूज कैन अफेक्ट हु वी आर एंड हाउ वी थिंक। ठीक है, ये चैप्टर हमें और बताता है कि एक्चुअल में हमारा जो है प्रॉपर पूरा परसेप्शन चेंज कर देता है, और हमें ये बताता है कि भाई हम कौन है, हम कैसे सोचते हैं, सारी चीज़ें जो है बिल्कुल बदल देता है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यूज देखोगे, इन दिनों पॉडकास्ट सुनोगे, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि यार लोग कितना सोच रहे हैं। हमारा सोचने का नजरिया बहुत बदलता है उन सब चीज़ों से। ठीक है, इट सेज दैट इंटरव्यूज आर पावरफुल बिकॉज दे कैन चेंज व्हाट पीपल थिंक। ये चैप्टर हमें बताता है कि इंटरव्यूज की, एक्चुअल में इंटरव्यूज की पावर हमें बताता है कि भाई इंटरव्यूज कितने पावरफुल है कि वो लोगों का नजरिया ही प्रॉपर बदल देते हैं। तो घुमा फिरा के सेम ही बात हमें जो है इसके अंदर लिखनी है। चलें भाई आगे। तो अब जरा एक्चुअल में ये चैप्टर जो है, मैं समरी पे जाने से पहले आपको बता दूं कि ये एक जो है आपका एक्सर्प्ट है। ठीक है, कौन सी मतलब एक छोटा सा टुकड़ा है किस बुक का? द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। ठीक है, बुक का नाम है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। ये बुक लिखी नहीं गई है, ये बुक एडिट की गई है। क्यों?
क्योंकि इंटरव्यूज जो है, अब एक बात बताओ, कोई बंदा इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, उस सामने वाले की सेम बातें उन्होंने लिखी है तो वो एडिट कर करके हमें दी है, या कोई ऑथर यहाँ पे, ये मैं रिटन बाय नहीं लिख सकता था, एडिट ही लिखना होता था। तो ये चैप्टर के, हमारे चैप्टर के हालांकि अगर हमसे पूछेगा कि इस चैप्टर के ऑथर कौन है तो वो है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ठीक है। बट ये जो है छोटा सा टुकड़ा जो कि एडिट किया हुआ है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से, ठीक है भाई। चलो, अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसके अंदर दो पार्ट है। सबसे पहले पार्ट के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ का जो एंगल है इंटरव्यूज़ को लेके वो बताया गया है, और दूसरे पार्ट के अंदर एक्चुअल में हमारे एक हैं हमारे इको करके नाम है उनका, इको बोलता हूँ मैं तो, ठीक है, उनका एक टुकड़ा ही इंटरव्यू का जो है वो डाला हुआ उसके अंदर। तो पहले मैं पार्ट 1 की बात करता हूँ। तो पार्ट 1 में कहता है कि भाई इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है, जर्नलिज्म के अंदर इंटरव्यू बड़ा ही कॉमन है। opinions on the functions, methods and merits of the interviews vary considerably, ठीक है। वो कह रहा है कि जो इंटरव्यू लेने का तरीका है, इसके जो फंक्शंस है, इसकी जो अच्छाई है बुराई है, वो सब लोगों से डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियंस, राइट। सम क्लेम इट टू बी हाईएस्ट फॉर्म, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया है, अ सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड इट्स प्रैक्टिकल एन आर्ट एंड इट्स प्रैक्टिस इज एन आर्ट। कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़ा ही अच्छा है और ये बड़ा ही प्रैक्टिकल है, हमें लोगों का जो है एग्जैक्ट ट्रुथ पता चलती है, और इंटरव्यू लेना और देना भी एक तरीके की आर्ट है, कुछ लोगों का ये मानना, राइट। सम डिस्पाइज द इंटरव्यूज एंड unwarranted intrusion and into lives, ठीक है, which diminish their personality। नेपोल्स, देखो अब इसमें हर लोगों का अलग अलग परसेप्शन जो है वो दिया हुआ है। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई जो इंटरव्यूज है बहुत ही ज़्यादा खराब है, एक्चुअल में उनकी पर्सनालिटी को हार्म पहुंचाता है, जिसमें नेपोल ये फील करते हैं कि सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज पार्ट ऑफ देमसेल्फ। कुछ लोगों का इंटरव्यू ऐसा हो जाता है कि वो खुद को जख्मी कर देते हैं और खुद का जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट अंदर भी होते हैं वो सब चीज़ें भी खो देते हैं इंटरव्यूज देने के बाद, ठीक है। देन उसके बाद लुइस कैरोल का कहना है कि भाई वो कभी इंटरव्यू देते ही नहीं है, क्योंकि ही बिलीव दैट इट इज़ जस्ट अ हॉरर ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। वो भी बड़ा इंटरव्यू को जो है क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं बिल्कुल बेकार है, मैं कभी इंटरव्यू नहीं देता हूँ, मैं बचता हूँ इंटरव्यूज देने से। तो लुइस कैरोल का भी यही मानना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यूडीआर किपलिंग, देखो ये नाम जो है ना आप याद रखना, सबसे पहले नेपोल, ठीक है, लुइस कैरोल और रूडियार्ड किपलिंग जो है, वो रूडियार्ड किपलिंग तो ये कहते हैं भाई, एक्चुअल में ना ये लाइन आ जाती है क्वेश्चन के अंदर कि ये किसने कहा था, एक नंबर के अंदर आया था, इमोरल है, क्राइम है, असॉल्ट है, ये किसने कहा था, ये कहा था भाई रूडियार्ड किपलिंग ने। इन्होंने कहा था कि भाई ये तो पाप है, ठीक है, इंटरव्यू लेना, इनको तो पनिशमेंट देनी चाहिए जो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। जी वेसल्स रेफर्ड इंटरव्यू टू एन ऑर्डियल, ठीक है, ये इनको ऑर्डियल कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद सॉल बेलो कहते हैं कि इट्स लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। जो हमारे सॉल बेलो होते हैं कहते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि जो हमारी सांस लेने की जो नली है ना उसके ऊपर मैं ऐसे अंगूठा रख दूं, समझ रहे हो, कि भाई अपना खुद का गला मैं घोट रहा हूँ, ठीक है। देन लास्ट लाइन कहती है इवन दो इंटरव्यूज हैव सम डिसएडवांटेजेस दे आर स्टिल वेरी यूजफुल वे फॉर द पीपल टू कम्युनिकेट, ठीक है। भले ही इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है बट फिर भी ये एक बहुत अच्छा तरीका कम्युनिकेट करने का। ड्यूरिंग इंटरव्यूज वी गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट पीपल आर लाइक टुडे। इंटरव्यूज के अंदर हमें एक्चुअल में ये पता चलता है कि लोग आजकल कैसे हैं, ठीक है, बात है समझ में। एंड द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चंस द इंटरव्यूअर हैज अ लॉट ऑफ कंट्रोल एंड कैन इन्फ्लुएंस द कन्वर्सेशन अ लॉट, ठीक है। जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है उसके पास बड़ी ही इन्फ्लुएंस करने की पावर जो उसके पास आती है। तो ये मोटा मोटा पार्ट 1 हमें ये बता रहा है, ठीक है। पार्ट 2 जो कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में एक टुकड़ा है। अब ये किन किन के बीच का जो इंटरव्यू है वो है हमारा मुकुंद, ठीक है, पद्मनाभन ऐसे करके नाम था यार इसका, पद्मनाभन, हाँ पद्मनाभन, ठीक है। मैं भी 3-4 बार ही रीड करता हूँ हमेशा, इसको हर बार भूल जाता हूँ। उसका मुकुंद है और एक है हमारा अम्बर्टो इको, ठीक है, जिसको मैं इको बोलता हूँ। तो आप मुकुंद इको करके भी रेफर कर सकते हो आगे। तो इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन है जो कि पार्ट 2 के अंदर है। तो क्या है पूरी कॉन्वर्सेशन का सार मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मुकुंद है वो कहाँ से भाई, द हिंदू से है, जो कि इंटरव्यू लेते हैं अम्बर्टो इको का, एंड आस्क अबाउट द सक्सेस ऑफ हिज नॉवल द नेम ऑफ द रोज। देखो द नेम ऑफ द रोज जो है वो हमारे अम्बर्टो इको की बड़ी ही फेमस नॉवल है। ये इनके सक्सेस के पीछे जो इनका इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, इनसे बात करते हैं। तो मुकुंद उनसे पूछते हैं कि हाउ ही कुड डू सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। एक्चुअल में जो हमारे अम्बर्टो इको है ये बड़े ही जो है, एक तो ये प्रोफेसर है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं। तो वो पूछते हैं भाई तुम कैसे कर लेते हो। इको कहते हैं कि दैट हैड बीन डूइंग ओनली द सेम थिंग्स हिज बुक्स ऑन चिल्ड्रन रिफ्लेक्टेड हिज फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। ये कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअल में सेम चीजें ही कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ये क्या है, क्योंकि एक
यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो वहाँ पे इन्होंने बड़े सारे जो है रिसर्च पेपर लिखे हैं। ये बताते हैं कि इन्होंने 40 से ज़्यादा रिसर्च पेपर लिखे हैं। तो ये एक्चुअली अपनी कॉन्वर्जेशन के अंदर ये बताते हैं कि भाई जिस राइटिंग स्टाइल के अंदर मैं अपने रिसर्च पेपर लिखता था ना, और रिसर्च पेपर का मतलब ये हो गया कि भाई बहुत ही जहाँ पे गहराई की बात होती है, डीप बातें होती है, वो रिसर्च पेपर में बाकी लोग जिस तरीके से लिखते थे मैं उस तरीके से ही नहीं लिखता था। मैं अपना नरेटिव डालता था उसके अंदर, मैं एक स्टोरी टेलिंग के तरीके से जो है वो रिसर्च पेपर लिखता था, जिससे मेरे जो प्रोफेसर होते थे वो बड़े प्रभावित होते थे। तो उसने अंदर ही अंदर मेरा कहीं जो लिटरेचर का या राइटिंग का ये जो है ये मेरा जीवित रखा। और मैं अपनी एज के 50 साल के आसपास आने के बाद जो है मैंने जो है अपना नॉवेल्स राइट करनी शुरू की है। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये बताते कि मैं उसके जो काम मैं पहले कर रहा था मैं वही काम अभी भी कर रहा हूं। मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर रहा, मैं सेम चीज ही कर रहा हूं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इको देयर इज अ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ्स। वो कहते हैं कि जो इको कहता है ना, हमारी लाइफ के अंदर ना बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस है। जैसे कि एक एटम, उसने एटम की बात भी की हुई थी यहाँ पे। वो कहता है कि जैसे कि एटम के अंदर बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं ना, ऐसे हमारी लाइफ के अंदर भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, जिसको ये बोलते हैं इंटरस्टेसेस। ठीक है, इंटरटेसेस कहते हैं ये। ठीक है, इंटरटेसेस कहते हैं। तो एक्चुअल में ये बताते हैं कि ये जो खाली समय है ना, मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ। ये एक्चुअल में इनको बताते हैं कि भाई अगर मान लो मैंने तुमसे मीटिंग शेड्यूल की हुई है, तुम मेरे घर पे आए हुए हो, जितनी देर में तुम नीचे से लिफ्ट पकड़ के ऊपर आओगे ना, इतनी देर में मैं एक जो है चीज़ें अपनी वो कुछ ना कुछ लिख दूंगा। समझ रहे हो? तो वही वाली बात है। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे खाली स्पेसिस को जो है वो यूज़ करता हूँ। और मैं भी पर्सनली आप लोगों को लाइफ के अंदर ये बोलूँगा, जब आप लोगों को लग रहा हो ना कि चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं, तो उसके अंदर खाली स्पेस ढूंढो। ये खाली स्पेस का है, वहाँ पे आप जो है इजीली अपना काम कर सकते हो। तो ठीक है, तो यही है उनका जो है, ही यूटिलाइजेज एम्प्टी स्पेस फॉर डूइंग द वर्क, दिस इज द सीक्रेट ऑफ हिज वर्क। यही उनका सीक्रेट है। ठीक है, इको लाइक्स टू बी कॉल्ड एकेडमिशियन रैदर देन नॉवलिस्ट। ठीक है, बहुत से लोगों ने नॉवलिस्ट बुलाते हैं, बट इको चाहता है कि भाई, वो खुद चाहता है कि मुझे एकेडमिशियन बोलो, मुझे नॉवलिस्ट मत बोलो। भाई मेरा एक्चुअल में काम, मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, मैंने बहुत सारी रिसर्च की हुई है। ठीक है, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल ऑन संडे। ये एक्चुअल में नॉवल्स लिखते हैं, बट संडेज को लिखते हैं। ठीक है, regarding his huge success of the novel The Name of the Rose, Eco points out what it was written at the appropriate time. अच्छा, वो ये कहते हैं, जब उनसे मुकुंद पूछते हैं कि भाई तुम्हारी ये जो नॉवल है ये कैसे बड़ी सक्सेसफुल है, वो बोलता है कि भाई इसके पीछे का सक्सेस का जो राज है ना, वो एक्चुअल में एक मिस्ट्री है। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर ये मैं नॉवल जो है वो 10 साल पहले लिखता या 10 साल बाद लिखता तो शायद ये नहीं चलती। मैंने एक राइट टाइम पे नॉवल लिखी है वाली, जिस वजह से जो है नॉवल चल गई। क्योंकि उस नॉवल के यहाँ पे जो लोगों का मानना होता है वो ये मानना होता है, जो कि पब्लिशर्स होते हैं, कि भाई लोगों को जो है इतना डेप्थ के अंदर इतनी हाई वाली जो है रीडिंग्स नहीं करनी होती है, वो नॉर्मल सी रीडिंग करना चाहते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि ये जो द नेम ऑफ द रोज है, एक्चुअल में ये बड़ी डेप्थ वाली वो है, क्या कहते हैं, नॉवल है। इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, मिडिवल हिस्ट्री भी है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि भाई वो फिर ये कैसे सक्सेसफुल हुई, ये पब्लिशर को भी दिमाग घुमा देती है। तो फिर इसमें हमारे जो क्या कहते हैं, ये जो हमारे इको साहब है, ये कहते हैं कि यार देख, पता है क्या है, हमेशा हमें ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लाइट चीज़ें ढूंढे। अगर तुम इस धरती पे देखोगे तो भाई 6 बिलियन लोग हैं। ठीक है, उसके अंदर से मेरी जो कॉपीज़ है वो 10 मिलियन लोगों ने जो है वो पढ़ी है, तो फिर भी नंबर बहुत छोटा है। तो वो 10 मिलियन लोग जो है एक्चुअल में डेप्थ में पढ़ना चाहते होंगे, इसलिए जो है ये मेरी बुक जो है इतनी चली है। ठीक है, ही टोल्ड 10 to 15 मिलियन कॉपीज हैव बीन सोल्ड। उन्होंने बताया कि 10 से 15 मिलियन कॉपीज जो इसकी द नेम ऑफ द रोज की बिकी है। मुकुंद अगेन क्वेश्चन द मिडिवल बैकग्राउंड कुड बी द रीजन बिहाइंड इट सक्सेस। वो जो मुकुंद फिर से पूछते हैं क्या जो वो मिडिवल हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, क्या उसकी वजह से ये जो रीजन है। इको कहते हैं कि भाई अ नंबर ऑफ बुक्स वर रिटन अबाउट द मिडिवल पार्ट बिफोर दिस नॉवल। कह रहे कि अगर यही एक रीजन होता तो इससे पहले भी तो जो है मिडिवल हिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी जो है वो नॉवल लिखी है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। इको फर्दर टोल्ड दैट बाय राइटिंग ही कुड रीच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। इको ने बताया कि भाई ये लिखने से जो है वो काफ़ी सारे लोगों तक पहुंच पाए हैं। अगर ये ऐसी नॉवेल्स वगैरह नहीं लिख, देखो उन्होंने कहा कि मुझे एकेडमिशियन बोलो, मुझे जो है नॉवलिस्ट मत बोलो, बट वो फिर भी कहते हैं कि चलो ठीक है, एटलीस्ट मैं जो है लोगों तक पहुंच पाया। अगर मैं नॉवल नहीं लिखता तो मैं इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि एकेडमिशियन का जो दायरा थोड़ा सा छोटा ही होता है। ठीक है, ये वाली बात है। तो ये हमारा पूरा मोटा मोटा चैप्टर हो गया भाई। आगे आ जाओ। हाउ डज द इको फाइंड टाइम टू राइट सो मच। इको को कैसे टाइम मिलता है? मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी ना, उसने क्या क्या नाम दिया था उसको, ये रहा, इंटरटेसिस। ठीक है, इंटरटेसिस। इसके अंदर हमें यही बताना है कि भाई देखो, इको जो है वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, हु अटेंड्स एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस ऑल वीक। वो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता था पूरे वीक के अंदर। ठीक है, he finds so much time to write in the empty spaces that we have in our lives
जस्ट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड यूनिवर्स। वो ये कहता है कि भाई जैसे एटम और यूनिवर्स के अंदर हल्का खाली खाली स्पेस है ना, बहुत सारा खाली स्पेस है, वैसे हमारी लाइफ के अंदर भी खाली स्पेस होता है। मैं एक्चुअली उस खाली स्पेस को यूटिलाइज करके लिखता हूँ जिसको उसने बोला इंटर्स, यार मैं हर बार भूल जाता हूँ, इंटरस्टिसेस। ठीक है यार, लगा लेना तुम, अपनी बॉन्डिंग अलग है। ठीक है भाई, इफ ही इज वेटिंग फॉर समवन कमिंग टू हिज हाउस वाया दिस एक्सकेलेटर, देखो वे वाली बात बोलेगा, ही वुड यूज दैट टाइम टू राइट एन एसे रादर देन सिट आइडल। वो कहता है कि अगर कोई उनसे मिलने उसके घर पे आ रहा है, वो एस्केलेटर पकड़ के आ रहा है, तो इतनी देर में वो लिखना पसंद करेगा रैदर देन कि वो आइडली बैठा रहे खाली। Therefore, he consider himself a scholar who writes novels on Sunday। तो यहाँ पे जो हमारे इको साहब थे वो खुद को एक स्कॉलर मानता था जो कि नॉवल संडे को लिखता था। बात आ रही समझ में? चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं भाई। What was distinctive about इको's academic writing style? देखो इको जो है उसकी अकेडमिक राइटिंग स्टाइल कैसे अलग थी बाकी से। देखो जनरली लोग क्या लिखते थे भाई, सबसे पहले मान लो अगर लोग रिसर्च पेपर लिखते थे वो कैसे लिखते हैं कि भाई वो एक फॉल्स हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है, एक काल्पनिक सी सिचुएशन बनाते हैं, फिर उसमें अपने तर्क वगैरह दे के उसको फॉल्स जो है वो प्रूव कर देते हैं। ठीक है, बात आई समझने? तो वही यही लेकिन जो हमारे इको साहब थे वो अपनी रिसर्च की पूरी जर्नी बताते हैं कि भाई मेरे दिमाग में ये आया, फिर मैं ये करना चाहता था, फिर इसके लिए मैंने यहाँ से ये सोर्स उठाया। तो ये लोगों को बड़ा एक्साइटिंग लगता था, वो बड़ा एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल के अंदर जो है वो अपना पूरा रिसर्च पेपर लिखते थे, जो कि लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो ये अलग था। ठीक है, जनरली अकेडमिक स्कॉलर्स राइट फॉल्स हाइपोथेसिस, रेक्टिफाई देम एंड देन गिव अ कंक्लूजन। ठीक है, उनको रेक्टिफाई करते थे फिर अपने कंक्लूजन देते थे। लेकिन वहीं पे जो हमारे इको साहब थे वो क्या करते थे, ये रीडर्स को अपनी जर्नी पे ले जाते थे पूरी, कि उनकी रिसर्च की जर्नी क्या है, कोटिंग ऑल द ट्रायल्स एंड एरर्स टू रीच द कंक्लूजन। ये सारे जितने भी ट्रायल्स वगैरह मारते थे वो सारी चीज़ों के जो है वो लिखते थे, फिर एंड में आके अपना कंक्लूजन जो इसके अंदर देते थे। ठीक है, हिज नरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग मेड हिम डिस्टिंक्टिव। यही उनका जो नरेटिव राइटिंग स्टाइल था वो उनको बाकियों से अलग बनाता था। सॉर्टेड है भाई, आगे चलो। व्हाट इज द रीजन ऑफ द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल द नेम ऑफ द रोज? क्या है उसके पीछे का रीजन कि द नेम ऑफ द रोज जो है इतनी हाईली सक्सेसफुल रही? ठीक है, देखो यार ये ना एक हार्ड रीड थी। हार्ड रीड का मतलब है कि भाई इसके अंदर जो है बड़ी महंगी महंगी चीज़ें थी। महंगी से मेरा मतलब है कि भाई इसके अंदर देखो मेटाफिजिक्स भी था, मैं कह रहा था ना कुछ था मेरे दिमाग से निकल रहा था। मेटाफिजिक्स था, थियोलॉजी था, और इसके अंदर मिडिवल हिस्ट्री थी। और जनरली लोग जो है ऐसी हार्ड रीड करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम द अदर नॉवेल्स। ठीक है, ये हार्ड रीड थी जो कि बाकी नॉवेल से इसको अलग बना रही थी। इट इज अ डिटेक्टिव नरेटिव दैट कंटेन्स, एक डिटेक्टिव नरेटिव था जिसके अंदर मेटाफिजिक्स था, थियोलॉजी था और मेडिवल हिस्ट्री थी। दस इट टारगेटेड द ऑडियंस दैट इज नॉट इंटरेस्टेड इन एन ईजी रीडिंग एक्सपीरियंस। देखो वैसे जो हमारे पब्लिशर्स होते हैं उनका मानना होता है कि जो हमारी लार्जर ऑडियंस होती है वो हमारी ईजी रीडिंग को जो है वो टारगेट करते हैं, वो इतनी हार्ड रीड पे नहीं जाते। बट इस जो ये वाली बुक थी द नेम ऑफ द रोज, ये एक्चुअल में हार्ड रीड थी और इसने उसी ऑडियंस को टारगेट किया जो एक्चुअल में हार्ड रीड करना पसंद करते हैं। प्रोबेबली नॉट ऑल द टाइम। ठीक है, हाउ एवर द सक्सेस ऑफ द नॉवल इज स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। वो बताते हैं कि भाई जो इसका पीछे की सक्सेस है ना, ये फिर भी अभी तक एक मिस्ट्री ही है। ठीक है, बात है समझ में? अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो, हैड द नॉवल बीन रिटन 10 years or earlier or later, it would have not attracted the same proportion of audience। वो यहाँ पे अम्बर्टो हमें बताते हैं कि अगर मैं 10 साल पहले या 10 साल बाद ये नॉवल लिखता ना, तो इतनी जो है वो चलती, ये बिल्कुल भी नहीं चलती ये नॉवल इतनी, क्योंकि मैंने राइट टाइम पे राइट नॉवल लिखी है इसलिए चली। ठीक है भाई, बात आ रही समझ में? तो ध्यान रखना, ये अभी तक भी एक मिस्ट्री ही थी उनके लिए कि वो क्यों जो है सक्सेसफुल रही है। आगे चलो भाई, सेमियोटिक्स। व्हाट इज सेमियोटिक्स? देखो ध्यान रखना, जो हमारे अम्बर्टो साहब थे वो प्रोफेसर सेमियोटिक्स के थे। सेमियोटिक्स का मतलब जो हमारी ऐसे लैंग्वेज हम देते हैं ना, जैसे कि मान लो अगर मैं थम्स अप कर रहा हूँ, ये विक्ट्री का साइन है, ये विक्ट्री का ही क्यों है, ये उसका क्यों नहीं है कि इसका क्यों नहीं, यही विक्ट्री का क्यों है, और कोई साइन क्यों नहीं है? तो इसके पीछे की जो है वो रिसर्च वगैरह हमारे अम्बर्टो साहब करते थे। ठीक है, हाउ इज इको नोन इन कनेक्शन विद सेमियोटिक्स? वो इको का सेमियोटिक्स से कनेक्शन कैसे था? सेमियोटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस। ठीक है, सेमियोटिक्स जो स्टडी ऑफ साइंस है। इको इज अ प्रोफेसर ऑफ सेमियोटिक्स एट द ये रहा नाम, बोलोंगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, बोलोंगा यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर थे, इटली, एंड राइट अकेडमिक बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। ये इसी सब्जेक्ट के ऊपर अपना अकेडमिक बुक्स वगैरह ये सारी चीज़ें लिखते थे। बात आ रही समझे? चलो भाई आगे चलते हैं।
हाउ डज मुकुंद पद्मानंभन कमेंट ऑन इकोस अकेडमी राइटिंग स्टाइल, व्हाट डज इको से अबाउट इट? जो हमारे मुकुंद है उन्होंने हमारे इको के राइटिंग स्टाइल के बारे में क्या कहा, ये हमें इसके अंदर बताना है, और इको का उसके ऊपर क्या कहना था ये हमें बताना है। तो ठीक है भाई, तो मुकुंद से दैट इकोज राइटिंग स्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल स्टाइल। उसने कहा कि बड़ा डिफरेंट है बाकियों से। नॉर्मली स्कॉलरली राइटिंग स्टाइल इज फॉर्मल एंड कैन बी डल। जो नॉर्मली स्कॉलर लोग लिखते हैं वो बड़ा ही फॉर्मल तरीके से लिखते हैं और काफ़ी डल राइटिंग स्टाइल होता है, बट इको राइटिंग स्टाइल इज मोर पर्सनल एंड फन। उसका जो राइटिंग स्टाइल था वो बहुत ही पर्सनल टच दे देते थे उसके अंदर, ठीक है, और बड़ा ही फन था, राइट। ही डिड नॉट चूज टू राइट दिस वे ऑन पर्पस। उन्होंने जो है ये रास्ता नहीं अपनाया, मतलब जो जिस तरीके से स्कॉलरली लिखते थे उन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया लिखने का। ही वंस गॉट फीडबैक ऑन हिज फर्स्ट बिग रिसर्च पेपर। द प्रोफेसर सेड मोस्ट स्कॉलर लर्न अबाउट इट अ टॉपिक, मेक मिस्टेक्स एंड देन फिक्स देम, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हें फीडबैक मिला था, उनके एक प्रोफेसर बताते हैं कि बहुत से स्कॉलर्स क्या करते हैं कि वो सबसे पहले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में मिस्टेक्स जो है वो करते हैं और फिर उसको जो है फिक्स करते हैं और फिर कंक्लूजन जो है ड्रॉ करते हैं। बट इको का ऐसा नहीं था, इको बिल्कुल ही डिफरेंट लिखता था। ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ हिज रिसर्च, वो बिल्कुल स्टोरी की तरह अपनी रिसर्च करते थे, इंक्लूडिंग द मिस्टेक्स ही मेड। वो स्टोरी के अंदर ही अपनी मिस्टेक्स भी जो है बयां करते थे सारी। When he was just 22 years old, Eco realized that scholarly books should be like stories, ठीक है। जब वो 22 साल के हो गए थे हमारे इको साहब, उन्हें ये चीज़ फील हो गई थी कि जो जितनी भी स्कॉलरली बुक्स है ना वो एक्चुअल में स्टोरी टेलिंग स्टाइल के अंदर ही होनी चाहिए, जो कि ज़्यादा लोगों तक अट्रैक्ट होगी फिर। दैट्स वाई हिज एसेज हैव अ स्टोरी टेलिंग एक्सपेक्ट। इसी रीज़न की वजह से जो वो एसेज भी, क्योंकि संडे को नॉवेल्स लिखते थे, उनके अंदर भी स्टोरी टेलिंग का एस्पेक्ट था, भले ही वो स्कॉलरली थे एक, भले ही वो जो अपना एक रिसर्च वाला काम करते थे, ठीक है, बट वो उनके अंदर स्टोरी टेलिंग का एस्पेक्ट था। एंड बिकॉज ही लाइक स्टोरी टेलिंग सो मच ही ऑल्सो रोट नॉवेल्स, और क्योंकि उन्हें स्टोरी टेलिंग पसंद था इसलिए वो नॉवेल्स भी लिखते थे। तो आई गेस ये हमारा चैप्टर प्रॉपर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ भाई पूरा चैप्टर, ठीक है, आपकी प्रॉपर समरी और एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैंने करा दिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना और इसके पीडीएफ जरूर लेना और हर एक क्वेश्चन को प्रिपेयर जरूर कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय एंड टेक केयर।